बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। 1789 में फ्रांस में किंग लुई 16 की हुकूमत थी। उसके दौर में फ्रांस दो तबकों में तकसीम हो गया। एक वो तबका जिसके लिए फ्रांस जन्नत का टुकड़ा था। ये लोग चांदी की प्लेटों में सोने के चम्मच से खाना खाते थे, 200 एकड़ के घरों में रहते थे। इन लोगों को आम लोगों पर टैक्स तक लगाने की इजाजत थी और इन लोगों को कानूनन 10 कत्ल माफ थे। जबकि दूसरा तबका जरूरियात जिंदगी तक के लिए तरस रहा था। इन लोगों के पास खाने के लिए खाना, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए कपड़े और सर छुपाने के लिए छत तक नहीं थी। ये लोग बेरोजगार भी थे, एलीट क्लास के जुल्म का शिकार भी थे, इंसाफ से महरूम भी थे और इन्हें तालीम, सेहत और बराबरी के हकूक भी हासिल नहीं थे। उस वक्त फ्रांस की यह हालत थी कि मुल्क पर कहत पड़ा। लोग शाही महल के सामने इकट्ठे हुए और बादशाह के सामने रोटी 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 की दुहाई देने लगे। यह वही वाकया था जिसके आखिर में बादशाह की नौजवान मलका ने कहा था कि अगर इन लोगों को रोटी नहीं मिलती तो ये केक खा लें। उस दौर में लोग रोते रहे और मुल्क का बालाई तबका उनके रोने पर हंसता रहा। नाज़रीन, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि उस वक्त फ्रांस में रिश्वत को कानूनी शक्ल हासिल हो चुकी थी और पेरिस में रिश्वत के बगैर मुर्दों तक की तदफीन मुमकिन नहीं थी। सारा सरकारी निजाम बैठ चुका था और लोगों के लिए सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। उन हालात में 14 जुलाई 1789 को लोगों का एक छोटा सा ग्रुप उठा। उसने हाथ में डंडे उठाए और पेरिस की तरफ चल पड़े। हुकूमत ने शुरू में इन लोगों को बागी करार दिया और फौज को इन्हें कुचलने के लिए भिजवा दिया। लेकिन फौज के पहुंचने से पहले ही ये छोटा सा ग्रुप हजारों लाखों की फौज बन चुका था। लोगों की यह फौज एक माह के अंदर पेरिस पहुंच गई। उसने शांजलीजे पर गिलोटीन लगाई और पेरिस के हर उस शख्स का गला काट दिया जो रोज शेव करता था, जो दिन में 3 बार खाना खाता था, जिसके घर में रात के वक्त रोशनी होती थी और जिसके पास कपड़ों का एक से ज्यादा जोड़ा होता था। तारीख खून के इस खेल को इनकलाब फ्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन कहती है। इस इनकलाब में नाज़रीन फ्रांस के महरूम तबकों ने बालाई तबकों के तमाम लोगों, तमाम वजीरों, मशीरों, सफीरों, तमाम ताजरों, सनतकारों और बिजनेसमैनों, तमाम जमींदारों, सरमायाकारों और खुशहाल लोगों को कत्ल कर दिया। हजूम ने बादशाह के महल शतूदी वर्साई पर हमला किया, बादशाह को बाहर निकाला, उसे सड़कों पर घसीटा और हजारों लोगों के सामने सूली पर चढ़ा दिया। जबकि उसकी जवान मलका को 6 बाई 6 फीट के एक छोटे से मोर्चे में बंद कर दिया गया। मलका के लिए सजा इस कदर अजियतनाक थी कि सिर्फ 1.5 माह में उसके सारे बाल सफेद हो गए। यह इंकलाब नाज़रीन 1792 तक कायम रहा और इसके बाद फ्रांस से बादशाहत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लोग अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि फाटा के शिद्दत पसंद कौन है, कवाली इलाकों में हुकूमत के रिट को कौन चैलेंज कर रहा है, सावात में किसका कब्जा है और आजकल बुनेर और शांगला पर कौन काबिज है। हम लोग, हमारा मीडिया, हमारी हुकूमत और बैनुल अक़वामी ताकतें इन्हें तालिबान कहती हैं। लेकिन मैं इस थीसिस से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है इन लोगों का मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यह पाकिस्तान का वो महरूम तबका है जिसे 60 साल में तालीम, सेहत और रोजगार नहीं मिला। हमने जिन्हें इस मुल्क में इज्जत, इंसाफ और बराबरी नहीं दी और हमने जिन्हें आज तक मोहब्बत नहीं दी। ये लोग पाकिस्तान के वो महरूम लोग हैं जिन्होंने तालिबान का नाम ओढ़कर अपनी 60 साल की बेहुरमती का बदला लेना शुरू कर दिया है। आप गौर कीजिए, इन लोगों के लीडर कौन हैं। इनमें से कोई लिफ्ट ऑपरेटर था, कोई बस ड्राइवर था, कोई कंडक्टरी करता था, कोई इत्र बेचता था और कोई गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में फेरी लगाता था। आप गौर कीजिए, पंजाब, सिंध और सरहद के कौन से लोग इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कोई बुनियादी सहूलत हासिल नहीं थी। ये सब बेरोजगार, महरूम, बीमार और बेहुरमती का शिकार लोग हैं। चुनांचे ये इस तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान तक ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इस्लामाबाद अब इनसे ज्यादा दूर नहीं। सो नाज़रीन, ये तालिबान नहीं है, ये तालिबान के लबादे में फ्रेंच रेवोल्यूशन है और हम इन्हें तालिबान का नाम देकर
खुद को धोखा दे रहे हैं। ख्वातीन हज़रात, और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी पहली मेहमान है मोहतरमा फौजिया। ये जो बात है ना, अभी जो एक मेन थीसिस ये भी है कि ये तालिबान नहीं है, ये बेसिकली वो महरूम तबका है पाकिस्तान का जो एक जगह पे इकट्ठा होता चला जा रहा है और वो तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है जो मरात याफ्ता लोग हैं। आपको अंदाजा हो रहा है कि ये वो लोग हैं जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिनके लिए तालीम का बंदोबस्त आज तक नहीं किया, जिनको कोई फैसिलिटी हमने लोगों ने नहीं दी, इंसाफ नहीं दिया, ये सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपकी इस थ्योरी से बिल्कुल इख्तिलाफ करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को हम लोग गरीब कहते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि पाकिस्तान का आदमी इतना गरीब है। कोई गरीब नहीं, नहीं, इतना गरीब नहीं है कितना कि वो भूखा या अपने आप को बेच दे या इस तरह की कोई भूखा नहीं, मैं नहीं समझती हूँ। तो ये रोटी का नारा क्यों लगा रहे हैं पिछले 40 साल से कि हम आवाम को रोटी देंगे? ऐसा बंदा जिसके पास पहले से रोटी है, जो भूखा ही नहीं है, आप उसको कहती है रोटी भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, मकान भी देंगे। You keep on talking and I'll sit. नहीं, मैं आपने जो थीसिस बयान कर दी, मैंने आपसे कहा कि मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि इस मुल्क की ऐसी सूरत हाल नहीं है कि यहाँ पर कोई भूखा सोता हो। तो इनकम सपोर्ट क्यों प्रोग्राम शुरू कर दिया? हाँ, इनकम सपोर्ट है, हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं, अमीर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमने सब्सिडीज जितनी चीजों पे हमने पहले दी हुई थी, हमने वो लाख अमीर खानदानों को आप इनकम सपोर्ट दे रही हैं। आप अपनी कोई थ्योरी मुझे बताना चाहते हैं या मेरी गुर्बत नहीं है तो कश्कोल लेके पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं आप लोग। इस तरह ये गुर्बत और इमारत की जंग नहीं है, तो फ्रेंड्स पाकिस्तान के सामने आप झोली क्यों फैला रहे हैं? फिर की जंग है। हाँ, हम नुकसान उठा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे नुकसान में हमारी मदद करे, क्योंकि आपको याद है कि 35 अरब डॉलर हमारे अब तक लग चुके हैं, हमारी कितने लोगों की जानें गई हैं। ठीक है, ये हमारा मैं समझती हूँ, हम समझते हैं, बल्कि इस पर कितने बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन ने भी कहा है कि ये जो पैसे मिले हैं ये भी कम है, इनको कम से कम 50 अरब डॉलर मिलना पैसे ज्यादा वसूल करने चाहिए हमारे। वसीम अख्तर साहब की तरफ ये जो आप कर रहे हैं चीजों को, एंड 45% लोग गरीब हैं इस मुल्क में अभी तक जिनकी इनकम $1 से ज्यादा नहीं है। ये गवर्नमेंट की थ्योरी है, ये गवर्नमेंट के कागजात में है, और आप उनको गरीब ही नहीं समझ रही। नहीं जावेद चौधरी साहब, ये याद रखिए कि हमारे मुल्क में पर कैपिटा इनकम $1000 है। अच्छा चले, ओके। वसीम अख्तर साहब, ये बताइए, एक जो बड़ी बात जो काजी साहब ने की थी, मैं आपको उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जीन्स में एक बंदा क्लाशों को उठा ले वो ठीक है, और एक पगड़ी वाला उठा ले तो वो बुरा है। आ गया कि हम जमातों के परचम नीचे करें, पाकिस्तान के परचम को उठाएं और पाकिस्तानी कौम बाहर निकल के कहे कि अमरीकियों इस खित्ते से निकल जाओ, और तालिबान को कहें कि आप मेहरबानी करके बंदूक बर्दार शरीयत हम पे इम्पोज ना। ओके, बिल्कुल ठीक। मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा, ख्वाजा साद रफीक साहब, वसीम अख्तर साहब, आप तीनों का शुक्रगुजार और ममनून। ख्वातीन हज़रात, हम लोग अच्छा नजर आने के लिए जितनी कोशिश करते हैं, हम अगर उससे आधी कोशिश अच्छा बनने के लिए करें तो हमारे 90% मसाइल हल हो जाएं। तालिबानाइजेशन का यह मसला भी इसलिए हल नहीं हो रहा कि हम लोग अपनी सारी तवानाई अच्छा नजर आने पर सर्फ कर रहे हैं। फौज इसलिए खामोश है कि यह हुकूमत का काम है। हुकूमत यह कहकर खामोश हो जाती है कि यह मसला मैंने पैदा नहीं किया। वफाकी हुकूमत इसे सूबाई मसला करार दे देती है, सूबाई हुकूमत इसे वफाकी इशू कहकर खामोश हो जाती है। सदर आसिफ अली जरदारी इसलिए खामोश हैं कि अपोजिशन उनका साथ नहीं दे रही। मियां साहब इसलिए खामोश हैं कि यह मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हल करना चाहिए। जमात इस्लामी इसलिए कोई कदम नहीं उठा रही कि उसने इलेक्शन का बाइकआउट किया था। उलमा इसलिए खामोश हैं कि तालिबान इनके ज़ेरे असर नहीं है, और आम आदमी इसलिए मज़ाहमत नहीं कर रहा कि इसे अपनी जान प्यारी है। सो हम सब अच्छा नजर आने की कोशिश कर रहे हैं, चुनांचे हमारे हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। और ख्वातीन हज़रात, ये हालात उस वक्त तक नहीं संभलेंगे जब तक हम अच्छा नजर आने की बजाय अच्छा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हम हालात को ठीक करना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे।